जी बात को इतना बढ़ावा? क्या यह देश अंबानी अडानी का है? क्या वे लोग स्वतंत्र सेनानी रहे हैं कि पूरा देश उनके मुट्ठी में डाल देना है? अगर आम व्यक्ति का है तो आम व्यक्ति के लिए कानून कहाँ है? 2013 में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि खनिज का मालिक रैयत को होना चाहिए, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के लिए कोई कानून नहीं है, आम व्यक्ति के लिए कोई विधायक नहीं है, आम व्यक्ति के लिए कोई सांसद नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग डरेंगे तो ये लोग और डराएंगे। आज एनटीपीसी के नाम पर जमीन लिया गया है, कल अडानी कंपनी लेगी, परसों टाटा लेगी और ले ही रही है। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, जमीन के बदले कहाँ जमीन है? अगर हम रात को घरों में सोते हैं तो सुबह हमें ये डर सताता है कि कहीं कोई ऐसा फरमान ना आए कि 20 गांवों को खाली करने का आदेश हमारे दीवारों पर चिपका दिया गया है, कोयला कोड़ने का लाइसेंस ग्रामीणों को मिले। और आप एक निगरानी टीम दे दीजिए, चाहे प्रशासन की, पुलिस की एक टीम दीजिए, उनके निगरानी में ग्रामीण खुद कोयला कोड़ेंगे और सरकार को रिवेन्यू देते हुए बाजार मूल्य के अनुसार अपना कोयला खुद बेचेंगे। इससे क्या होगा? ये संभव है क्या? किसान की लड़ाई में हेमंत सोरेन अक्षरा सिंह को बुलाए थे गढ़वा में, वो भी देखा होगा। हाँ, मैंने देखा और काफ़ी उनका विरोध भी हुआ और होना भी चाहिए था। हमें अक्षरा सिंह से कोई शिकायत नहीं है, उनका एक कलाकार हम सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि हम जिस भाषा भाषी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके अतिक्रमण के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और अगर उसी को अगर फिर स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य होगा। और मुख्यमंत्री को अगर भीड़ नहीं नसीब हो रही है तो कम से कम झारखंडी कलाकार हैं, उनके सहारा ले सकते थे। लेकिन इस प्रकार से अतिक्रमण को थोप देना उचित नहीं है। झारखंड में खतियान से शुरू हुई लड़ाई जो है अब जल जंगल जमीन पर आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए टाइगर जयराम महतो हैं। जयराम दा, एक तरफ सीएम जो है खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी खतियानी महाजुटान निकाल रहे हैं, लेकिन जनता को मिला क्या? खतियान तो लागू नहीं हुआ, लेकिन राजनीति इस पे हो रही है। देखिए, पहला बात तो माननीय मुख्यमंत्री का इसलिए आभार करते हैं कि चलिए एक साहसिक फैसला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते चले। अभी अनुसूची 9 का मामला है और अनुसूची 9 चूँकि केंद्र का मामला है तो हमारे पास 28 राज्य हैं, 8-9 केंद्र शासित राज्य हैं। कब तक वहाँ हमारे जो अध्यादेश गया है, जो हमारा बिल बनकर गया है, उस पर कब तक वो फरमान जारी करेंगे, कब उसे एक्सेप्ट करेंगे, तब तक आपके पास क्या नीति है, तब तक यहाँ के जल जमीन जंगल को बचाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? या फिर इसी तरह झारखंड के जल जमीन जंगल को छीना जाएगा। आज गोंदलपुरा में हो रहा है, कहीं रामगढ़ में हो रहा है, कहीं धनबाद में, कहीं बोकारो में लगातार लोगों की ज़मीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, कभी कोल ब्लॉक के नाम पर, कभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर। तो आखिर ये सब कब तक चलेगा? विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को कब तक उजाड़ा जाएगा, कब तक विनाश किया जाएगा? तो इसलिए हमारी लड़ाई न्यायसंगत है और हम लोग संविधान के बाहर नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 स्पष्ट कहता है, भौतिक संसाधन यानी जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे पत्ता हो, चाहे लकड़ी हो, या कोयला हो, अभ्रक हो, चुन्ना हो, मिट्टी हो, छर्री हो, गिट्टी हो, इस पर अधिकार ग्राम समुदाय का होता है। लेकिन नीति और नियम की बात करने वाले जयराम जो है अब हिंसात्मक बात कर रहे हैं कि आप जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, जो उद्योगपति है, उनका कपार फोड़ दीजिए अगर वो आपकी ज़मीन मांगने आए। तो ये भाषा कहाँ? देखिए, मैंने सबसे पहले यही कहा कि हम आज भी संविधान की बात करते हैं, हम आज भी न्याय की बात करते हैं, लेकिन हमने ऑप्शन के तौर पर कहा कि जब बात नहीं बनेगी, जब वो हमारा नरसंहार करने के लिए आतुर हो जाएंगे। लेकिन हिंसात्मक बात जहाँ भी आती है, चाहे आप देखिए अभी गोला में जो गोली चली थी उसमें किसकी विधायक की गई? झारखंडी विधायक की गई। बड़का गाँव में जो गोली कांड गई थी वहाँ भी लोग, झारखंड के लोग मरे। क्या हुआ उसमें? इंडस्ट्री तो चल रही है, लोग तो जा रहे हैं ना, जान जा रही है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे तैसे हमारी जान जा ही रही है तो एक बार एक बहुत बड़ी क्रांति हो, एक ऐसी क्रांति हो जिसमें समानता की बात हो और तमाम उन लोगों को इस माटी से उखाड़ कर फेंक दिया जाए जो हमारा अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं और कानूनों का उल्लंघन वे कर रहे हैं। हमको आज समझ में नहीं आता है कि देश में सबसे बड़ा राजद्रोही उसे कहा जाता है जो संविधान का उल्लंघन करता है। तो जब हमारा केंद्र का जो कानून है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, उसमें स्पष्ट लिखा है कि केंद्र अथवा राज्य जमीन ले सकती है, लेकिन पहला शर्त ये होना चाहिए कि 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। यहाँ तो ग्राम सभा हुई नहीं है, लोगों से पूछा तक नहीं गया है। उसके बाद ज़मीन के बदले उन्हें एक ज़मीन देना होगा। तो यहाँ एक बात बताइए, जो अडानी की कंपनी यहाँ ज़मीन लेगी, आप देख सकते हैं सिराज भाई तथा तमाम मीडिया बंधु लोग, आप कितनी सुंदर ज़मीन है ये। यहाँ ईख की खेती हो रही है, यहाँ धान गेहूँ की खेती हो रही है। इन फसलों को नेस्तनाबूद करके, इसे उजाड़ कर ये लोग कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपके पास क्या गारंटी है? आपके पास क्या रोड मैप है? लेकिन इन लोगों ने जिनको विधायक सांसद बनाया, जो आज सत्ता में, झारखंड में जेएमएम है, सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 12 एमपी यहाँ से हैं, वो लोग नीति निर्धारण कर रहे हैं ना। फिर आप जो यही जनता के बनाए हुए सांसद और विधायक जो है वहाँ नीति निर्धारण कर रहे हैं और फिर आप यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं उन पर।
देखिए, सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि उनको चुनकर हमने ही भेजा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनको चुनकर भेजा है वो हित में ही कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं जो भी नीतियाँ, चाहे न्यायालय का आदेश हो, अगर वो कॉर्पोरेट्स के हित में होती है तो मुझे लगता है 4-5 घंटा में, 4-5 दिन में उसका फरमान ज़मीन पर होता है। लेकिन अगर वह संबंध अगर एक कामगार से होता है, उसका संबंध अगर एक मजदूर से होता है, उसका संबंध अगर रैयत से होता है, तो सालों बीत गए। 2013 में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि खनिज का मालिक रैयत को होना चाहिए, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के लिए कोई कानून नहीं है, आम व्यक्ति के लिए कोई विधायक नहीं है, आम व्यक्ति के लिए कोई सांसद नहीं है। इसके ज्वलंत और ताज़ा उदाहरण है आज बड़का गांव का गोंदलपुरा। यहाँ जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है। और सबसे विशेष बात देखिए किस प्रकार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं स्थानीय वीडियो महोदय। मार्च महीने में चिट्ठी बनता है कि भाई गाँव वालों की ज़मीन को अधिग्रहण करना है, और आज वो चिट्ठी हमारे पोलों पर, गांव के पोलों पर, गांव की दीवारों पर दिसंबर महीने में चिपकाया जाता है। इसे आप क्या कहेंगे? एक साजिश ही कहेंगे। और फिर क्या कहा जाता है, इन्हें दिसंबर में चिपकाया जाता है और कहा जाता है कि दिसंबर में ही जिनको आपत्ति है आपत्ति दर्ज कराएं। ज़मीन का मसला है, कम से कम 2 महीना 3 महीना का समय होना चाहिए, उसे अपने कागजात को ढूंढ कर निकालना होगा। और आप 10 दिन 12 दिन का समय दे रहे हैं कि आपत्ति दर्ज कराएं, अन्यथा फिर आप जिम्मेवार होंगे। जबकि यही चिट्ठी मार्च के महीने में आई थी। अगर आप मार्च के महीने हमारे दीवारों पर चिपका देते और कहते आपको दिसंबर तक का समय दिया जाता है, आपको सितंबर तक का समय दिया जाता है, तो अलग बात थी। लेकिन मार्च की चिट्ठी को दिसंबर तक दबा कर रखा जाता है। आज दिसंबर के महीने में हमारे घरों पर चिपकाया जाता है कि आप आपत्ति दर्ज कराएं। तो बताइए संविधान का उल्लंघन कौन कर रहे हैं? हम लोग मजबूर हैं। आज हम लोग इतना शोषित थे, इतना प्रताड़ित हैं कि आज हम लोग उग्र भाषा बोलने के लिए मजबूर हैं। वरना हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ बोलेंगे, इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हमें जाना होगा, संसद, विधायक, तो इतने बड़े बड़े उद्योगपति। तो कहीं ना कहीं अब नहीं बोलेंगे, आखिर कौन बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? इसलिए आज हम लोग मजबूर हैं, कह सकते हैं अपने छात्र जीवन को, अपने सुनहरे भविष्य को हम लोग दांव पर लगाकर आज इनके खिलाफ कह रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। आज वास्तव में झारखंड के पास यही बचा है, उन्हें जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा। आप सोच सकते हैं कितना दुष्परिणाम। ये सारी लड़ाई जयराम महतो ही क्यों लड़ेंगे? खतियान की लड़ाई आप लड़ रहे, भाषा की लड़ाई आप लड़े, जमीन बचाने की लड़ाई आप लड़े, बाकी लोग कहाँ हैं? देखिए नहीं, लोग हैं साथ में, बस मैंने चूंकि लोगों को बातों को रखने में थोड़ा निडर नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है। जैसे कि हम किसी भी सभा में गए, जयराम को डर नहीं लग रहा? नहीं, हमने अपना डर को समाप्त कर दिया है। अगर मर भी जाएंगे कोई गम नहीं। मेरे पिता FIR होने के बाद तो अब लाइव आके बोलते हैं प्रशासन को क्यों FIR कर रहे हो? तो हम देखिए संवैधानिक तौर पे हम बोलेंगे ही। उसका मतलब ये थोड़ी कि हम डर गए ना। फिर अगर हमको डर होता, 12 थाना की पुलिस सिंदरी में मेरा वेट कर रही थी, DSP महोदय खुद खूंटा गाड़ करते हैं, और सिंदरी का जो सर्किल था, यानी जहाँ जहाँ से लोग घुस सकते थे, निकल सकते थे, वहाँ 30-30 पुलिस है। लेकिन हम गए और फिर आए। तो डर हमको अपने जीवन का बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है आज झारखंड के तमाम युवाओं को कम से कम प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक टोले मोहल्ले में ऐसे युवा को सामने आना होगा जिनको अपने प्राणों की परवाह नहीं होगी। क्योंकि अगर हम लोग डरेंगे तो ये लोग और डराएंगे। आज NTPC के नाम पर ज़मीन लिया गया है, कल अडानी कंपनी लेगी, परसों टाटा लेगी और ले ही रही है। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, ज़मीन के बदले कहाँ ज़मीन है? तो फिर इससे ये जो सवाल आप उठा रहे थे, खतियान वाली चीज़ें चल रही थी, तो पहले खतियान से ज़्यादा ज़रूरी तो पहले ये कि हम अपनी ज़मीन बचाएं। हम रहेंगे तभी वो खतियान हमारे काम आएगा। देखिए निश्चय ही खतियान जो है वो एक भावना थी लोगों की। उससे क्या है कि लोग एकाएक एक साथ आ गए। अब हम लोग धीरे धीरे उन मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। और हमने स्पष्ट कहा है 1932 का खतियान मुद्दों में से एक मुद्दा था, वही सिर्फ मुद्दा था। ये गलत बात है। हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं विस्थापन, हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उद्योग नीति, खनन नीति, पुनर्स्थापन नीति, पुनर्वास आयोग का गठन होना। ये हमारे महत्वपूर्ण नीति हैं। नहीं तो आज आने वाले 20 सालों में हम दावे के साथ कहते हैं, अगर इस पर सरकार नहीं चेतती है, सरकार अगर हित में कानून नहीं बनाती है और जनता अगर नहीं लड़ती है, तो 20-25 सालों में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं जो कोल के माइंस के आधार नाम पे या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर लूट लिए जाएंगे, ठग लिए जाएंगे। एक उदाहरण हमको ताज़ा देना चाहेंगे। आपका बनारस से लेकर कलकत्ता तक आप सुने होंगे एक एक्सप्रेस वे पार हो रहा है, एक एक्सप्रेस बनना है। उसका कंडीशन क्या है कि सड़क के दाएँ और सड़क के बाएँ और दोनों तरफ जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, शायद किलोमीटर तक किया जाएगा। उस पर वेयर हाउस बनेगा, किसका? वही माननीय मोदी जी के बहुत प्रिय लाडले अडानी जी का। अब सवाल ये बनता है कि जिनकी ज़मीनें रोड के सामने आ जाएगी उनको तो 20,000-25,000 डिसमिल मिल जाएगा, लेकिन किलोमीटर तक जाएगा। जो लोग अंतिम पायदान पर होंगे उन्हें 200 रुपया 300 रुपया डिसमिल नसीब नहीं होगा। वह ज़मीन जो उनके पुरखों ने सदियों से बचा कर रखा है, जिन पर उनका पेट भरता है, जिन पर उनका भरण पोषण होता है। तो ये कैसा कानून है? क्या ये भारत देश, जबकि भारत का जो प्रियम्बल है, जिसे हम लोग उद्देशिका कहते हैं, वहाँ स्पष्ट समानता की बात करता है, तो यहाँ पूंजीवाद को इतना बढ़ावा? क्या यह देश अंबानी अडानी का है? क्या वे लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं कि पूरा देश उनके मुट्ठी में डाल देना है? अगर आम व्यक्ति का है तो आम व्यक्ति के लिए कानून कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय कहाँ है जो उन्होंने कहा है रैयत ही मालिक होगा खनिजों का? और इससे क्या होगा कि आम व्यक्ति बुरे पायदान पर आएगा। मान के चलिए अगर
सरकार को रेवेन्यू ही चाहिए। तो हम चाहते हैं एक ऐसा कानून बने कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, जैसा मिजोरम मेघालय में है, कोयला कोड़ने का लाइसेंस ग्रामीणों को मिले और आप एक निगरानी टीम दे दीजिए, चाहे प्रशासन की पुलिस की एक टीम दीजिए, उनके निगरानी में ग्रामीण खुद कोयला कोड़ेंगे और सरकार को रेवेन्यू देते हुए बाजार मूल्य के अनुसार अपना कोयला खुद बेचेंगे। इससे क्या होगा? आम ये संभव है क्या? देखिए, कुछ चीज़ों को आपको असंभव चीज़ों को संभव बनाना होगा। ठीक है, मेघालय मणिपुर में आपको कुछ चल रहा है इसी टाइप का, आप उसे चाहे तो स्टडी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ चल रही है और ये संभव बनाना होगा। तो क्या ये संभव हो सकता है कि 2 आदमी के हाथों में सारा देश दे दे? अगर ये संभव हो सकता है तो ये संभव क्यों नहीं हो सकता है कि अंतिम व्यक्ति तक का विकास हो? और अंतिम व्यक्ति तक का तभी विकास होगा जब उसके हाथ में मालिकाना हक होगा, जब उसे इस माटी में गुलाम का नहीं मालिक होने का एहसास होगा। लेकिन हमें तो डर लगता है, अगर हम रात को घरों में सोते हैं तो सुबह हमें ये डर सताता है कि कहीं कोई ऐसा फरमान ना आए कि 20 गाँव को खाली करने का आदेश हमारे दीवारों पर चिपका दिया गया है। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।